सफाई का मतलब हो गया कि वह जितने भी उनके मिनिस्टर विधायक लोग थे उनमें चंद नाम छोड़ करके आप ज्यादातर को पाएंगे कि वो अपने अपने जिले के सबसे बड़े गुंडे थे। और वहां का डीएम एसपी प्रशासन नहीं देखता था, वहां का प्रशासन वही देखता था जो जितना बड़ा गुंडा है उतना ही बड़ा वो सफाई है, उतना ही बड़ा वो वहां का शासक है। आज योगी जी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये है कि गुंडा अपराधी के पास तीन विकल्प है, या तो वो मार दिए गए, या तो वो जेल में चले गए, और नहीं तो उन्होंने चूड़ियां पहन करके दुबक के घर के अंदर बैठे हैं। किसी गुंडा माफिया की औकात नहीं है कि आम आदमी की ओर आंख उठा के भी देख ले। भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत सरकार और कानून व्यवस्था पर इतना मजबूती से काम करने वाली और विकास को परम प्रथम अपना आधार बनाने वाली पहली ऐसी सरकार आई जिसने 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और विकास का पैमाना ही पूरी तरीके से बदल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर टीवी और इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है। 2022 के बाद बारी है 2027 विधानसभा चुनाव की, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का ड्राइवर कौन बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है, इसलिए हम सीधे उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत करेंगे, लखनऊ के लोगों से बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का ड्राइवर कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 विधानसभा चुनाव में किसको सीएम के तौर पर देखना चाहती है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। कैसा कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का? ऐतिहासिक। भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी मजबूत सरकार और कानून व्यवस्था पर इतना मजबूती से काम करने वाली और विकास को परम प्रथम अपना आधार बनाने वाली पहली ऐसी सरकार आई जिसने 9 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और विकास का पैमाना ही पूरी तरीके से बदल दिया है। आज अब ये सरकार ने लैंडमार्क बना दिया कि उत्तर प्रदेश भारत नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाता है जहां पे कानून व्यवस्था में इतनी बड़ा सुधार हुआ और विकास का चतुर्दिक विकास हुआ। यानी कि चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो किसी भी स्तर हो, यानी कि आम आदमी जो अंत्योदय का सिद्धांत है, आम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चतुर्दिक चारों दिशाओं में कार्य किया है। विकास और कानून व्यवस्था यही उत्तर प्रदेश सरकार की योगी जी का मॉडल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल पूर्ण रूपेण संतुष्ट है और वह फिर से 27 में योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ लेकर के आ रही है। आप बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। अखिलेश यादव कहते हैं गुंडाराज चरम पे। देखिए, अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा है वो आज भी सदमे जैसा कार्यकाल रहा है जिसको जनता आज भी नहीं भूल पाई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक काम कर दिया कि प्रत्येक जिले के अंदर जो वहां का सबसे बड़ा गुंडा था उसी को वहां का अघोषित प्रशासक बना दिया। सफाई का मतलब हो गया कि वह जितने भी उनके मिनिस्टर विधायक लोग थे उनमें चंद नाम छोड़कर कि आप ज्यादातर को पाएंगे कि वो अपने अपने जिले के सबसे बड़े गुंडे थे। और वहां का डीएम एसपी प्रशासन नहीं देखता था, वहां का प्रशासन वही देखता था जो जितना बड़ा गुंडा है उतना ही बड़ा वो सफाई है, उतना ही बड़ा वो वहां का शासक है। ऐसा करने वाला अखिलेश यादव जी की सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जबकि आज योगी जी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह है कि गुंडा अपराधी के पास तीन विकल्प है, या तो वो मार दिए गए, या तो वो जेल में चले गए, और नहीं तो उन्होंने चूड़ियां पहन करके दुबक के घर के अंदर बैठे हैं। किसी गुंडा माफिया की औकात नहीं है कि आम आदमी की ओर आंख उठा के भी देख ले। किसी गुंडा माफिया की हैसियत नहीं है कि वह किसी थाने पे, चौकी पे, पुलिस पे, प्रशासन पे फोन करके एक बाइक छुड़वा नहीं सकता है गुंडा माफिया। गुंडा माफियाओं के प्रति इतनी ये सरकार सख्त है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार कानून व्यवस्था
और विकास, इसी दो मानदंडों पे चलते हुए 9 साल पूरा करके फिर से अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता का मत ले चुकी है, जनता का विश्वास जीत चुकी है और जनता प्रचंड बहुमत के साथ 27 में फिर से भाजपा की सरकार ला रही है। विपक्ष खुद योगी आदित्यनाथ को जो है गुंडा बता देता है और कहता है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, सारे गुंडे बीजेपी में घुसते हैं और उनका सारा जो है काले कारनामे जो हैं धुल जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं कोई व्यक्ति आता है तो उसको आने वाले को पता है कि आने के बाद यहाँ 3 ही दरवाजे हैं। अगर वो आ भी गया है तो अगर वो सपा के संरक्षण के कारण, सपा के समर्थन के कारण या सपा की मानसिकता के कारण अगर वह किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपराध में वह इन्वॉल्व था तो अब समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है? मानसिकता की बात हो रही है। बहुत आसान सी बात है। दरअसल समाजवादी पार्टी का गठन ही क्यों किया गया, क्या है ये समाजवादी पार्टी, ये जानने के लिए 1992 में जाना पड़ेगा, जहां पे जब इस 1992 का दौर में जब प्रत्येक जिले के अंदर जो सबसे बड़ा हत्यारा होता था, जितना बड़ा मर्डर का केस, जितना बड़ा लुटेरा, जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा उचक्का, उतना ही बड़ा नेता, ऐसा जब माहौल आया तो उस वक्त एक पार्टी का गठन किया गया। गुंडे सारे प्रदेश भर के जो प्रथम गुंडे थे उन्होंने मिलकर एक गुंडा संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया समाजवादी पार्टी, जो आदरणीय शिवपाल जी और कई लोगों के द्वारा थे। लेकिन उस पार्टी के अंदर कुछ बहुत ही विद्वान लोग भी आ गए जिनका उद्देश्य अलग था, लेकिन वो सारे जितनी विद्वान लोग थे, चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी हों, ब्रजभूषण तिवारी जी हों, जो गुंडा अपराधी नहीं थे, जिन्होंने एक मकसद के लिए वो जुड़े थे, वो सारे धीरे धीरे करके दुखी होकर के अलग हो गए और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से गुंडा माफिया अपराधी का संगठन बन गया और आज भी वह अपनी उस मानसिकता से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। जी, उनका दरअसल वो ये नहीं जानते हैं, पिछड़ा का मतलब ये जानते हैं कि यादव को ही वो पिछड़ा कहते हैं और पिछड़े को वो यादव कहते हैं। जब वो पिछड़ा बोले तो आप जान लीजिएगा कि वो शब्द उनकी जुबान से भले पिछड़ा निकल रहा है लेकिन यादव है। जैसे कोई नौकरी आएगी तो एक ही को जाएगी, उसका नाम है यादव। जैसे अगर कुछ भी किसी को लाभार्थी बनेगा तो कौन सा बनेगा? यादव। जिलाध्यक्ष बनेगा तो यादव, जो कुछ भी बनेगा तो यादव। वहां का जिले का सपा में जिले का सत्ता डीएम एसपी से मतलब नहीं रहता, किसके पास चलाएगा? फलाने यादव, ढमकाने यादव, टमकाने यादव। तो जहां पे पिछड़ा शब्द का मतलब वो यादव जानते हैं और यादव मुस्लिम यानी कि वाईएम का जो समीकरण है, तो जनता वाईएम से चिढ़ने लगी थी, इसीलिए वो वाईएम की जगह वो पीडीए का पी आप एक जोड़ करके वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछड़ा दलित का जो डी है वह इसलिए उनसे नहीं फिट बैठता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठन किसी भी पूछ लीजिए, आप गूगल से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, किसी पुराने नेता से पूछिए सपा क्यों बनी, क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी बनाने की, तो वो एक ही कहेंगे कि चूंकि दलितों का ये समाजवादी पार्टी के शब्द हैं नेताओं के कि चूंकि दलित यानी कांसीराम जी यानी कि बहन मायावती जी यानी कि अंबेडकरवाद हावी हो रहा था, तो अंबेडकरवाद, कांसीरामवाद और बहन जी को रोकने के लिए गुंडों ने एक संगठन बनाया जिसका कि सार्वजनिक नाम समाजवादी रखा गया। तो चूंकि उनका जन्म ही दलित को खत्म करने के लिए हुआ है तो उन्हें दलित शब्द कहने का हक नहीं है। अखिलेश यादव को आप हिंदू मानते हैं? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके एक पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम यादव हैं। देखिए, कृष्ण भगवान की जहाँ तक बात है या यदुवंश की, या ये कहना कि यादव हिंदू वो अपने आप को नहीं मानते, इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं उन सारे अवतारों में जो उन्होंने लिया है, वह अगर उन्होंने राम के रूप में क्षत्रिय में अवतार लिया तो कृष्ण के रूप में उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया है। यानी कि भगवान विष्णु जिस जाति में जन्म लिए हों, अब उस यदुवंश को आप हिंदू और सनातन अगर जो नहीं मानता है तो उससे पापी और घृणित कोई नहीं हो सकता है। और इस बात का जवाब अगर कोई देगा तो उत्तर प्रदेश की हिंदू जनता, उत्तर प्रदेश की सनातन जनता अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी को जवाब देने जा रही है। और विश्वास मानिए वो वोट की चोट दे के जवाब देगी और अखिलेश यादव को और सपा को दहाई और 10-20 सीटों में सिमटा करके जवाब देगी। और अखिलेश यादव का कोई कार्रवाई न करना, हिंदू
धर्म सनातन धर्म के प्रति लगातार एक से एक गंदे घटिया बयान आते रहना पार्टी से, और किसी को पार्टी से न निकाला जाना, ये साबित करता है कि अखिलेश यादव स्वयं में हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि इन्होंने केवल ईसाइयत को जाना है या इस्लामियत को जाना, हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जनता इनको सटीक जवाब देगी। कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने दीपोत्सव की भी निंदा की थी कि उस पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं का एक नेता का बयान आया था कि जो दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। तो ये किस प्रकार की मानसिकता पनप रही है? देखिए, ये घृणा की मानसिकता है, और यह घृणा किससे है? भारत से घृणा है, हिंदू राष्ट्र से घृणा है, हिंदू संस्कृति से घृणा है। ये लोग घृणा करने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं। आप सोचिए इस बात को कि क्या ईसाइयों के यहाँ जो कैंडल जलते हैं क्या वो मुफ्त में आते हैं? अरे दिया से ज्यादा महंगा कैंडल होता है। दिया में तो जरा सा तेल लगता है, वह भी तेल हमारे देश की अपनी उपज है। हम तेल खरीद में पूर्ण रूपेण हम किसी पे अपने आत्मनिर्भर हैं। यानी कि हमारे किसान का तेल, हमारे किसान का गरीब का बनाया हुआ दिया अगर दीपावली में लग रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन इनको भारत से नहीं प्यार है। ये क्या चाहते हैं कि यह बाहर से चाइना से आई हुई लाइटें लगे तब इन्हें अच्छा लगेगा, और जो हमारे यहाँ प्राकृतिक दीपोत्सव का जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया ये इन्हें खराब लगेगा। क्योंकि इनके दिमाग में ईसाइयत और इस्लामियत के अलावा हिंदू संस्कृति, भारत की राष्ट्रीयता के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, महिला आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चा में है, केंद्र में बना हुआ है। इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि वे महिला आरक्षण के तो समर्थन में हैं, लेकिन वो उसके भीतर सब कोटा की मांग कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि पिछड़ों को वहां उसमें खासकर आरक्षण दिया जाए और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या धर्म आधार पर आरक्षण देना सही है? देखिए कि जैसा कि हमारे आदरणीय जो गृह मंत्री जी ने साफ साफ बता दिया था कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। भारत के अंदर अगर जो आरक्षण दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत के अंदर जातिगत रूप से कुछ अन्याय लोगों के साथ हुए थे, जिससे उनका सामाजिक समानता बनाने के लिए आरक्षण का आधार दिया गया था। और धर्म के आधार पर आरक्षण भारत में नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया, अगर वास्तव में आप महिला समर्थक थे और आप मान लिया कि हिंदू महिलाओं से आप घृणा करते हो, करो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं से आपको लगता आपको प्यार है, अरे तो आप वहां पे मुस्लिम जो महिला आरक्षण पास करा के उस महिला आरक्षण में कहीं भी कोई रोक नहीं है। आप महिला आरक्षण के पूरे 33% को आप केवल मुसलमानों को मत दीजिए किसी हिंदू महिला को कोई भी, आप सारा का सारा उठा करके सब मुस्लिम महिलाओं को ही दे दीजिए ना। कोई रोका है आपको? हमको इच्छा होगी हम अपना सब हिंदू को दे देंगे, लेकिन आपको मुसलमान से महिलाओं से इतना प्यार है तो दे के दिखा दो। लेकिन इनको मुस्लिम महिलाओं से नहीं प्यार है, इनको सिर्फ इमामों से प्यार है, मौलानाओं से प्यार है, जिहादियों से प्यार है, मुस्लिम आतंकियों से प्यार है। और उन आतंकियों जिहादियों को खुश करने के लिए इन्होंने भारत के सभी हिंदू मुस्लिम महिलाओं के हक को रोक दिया और इन लोगों ने महिला विरोधी काम किया है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की महिलाएं, भारत की महिलाएं जल्द से जल्द देने वाली हों। 27 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सुपारा साफ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी से महिलाओं ने ठान रखी है। बुलडोजर का ड्राइवर कहीं बदल गया तो? देखिए, बुलडोजर का ड्राइवर तो जनता है, और जनता कहाँ है? भाजपा के साथ है। जनता किसके साथ है? अखिलेश जी के साथ नहीं है। वो किसके साथ है? वो है योगी जी के साथ में। जब जनता योगी जी के साथ है तो बुलडोजर का ड्राइवर तो जनता है, पहली बात। दूसरी बात कि बुलडोजर प्रतीक है योगी सरकार के न्याय का, योगी सरकार के त्वरित न्याय का, और उनके जो कानून व्यवस्था मॉडल का, विकास मॉडल का, यह एक प्रतीक है। यह प्रतीक बुलडोजर मतलब त्वरित न्याय का, कानून व्यवस्था का, गरीबों की रक्षा का प्रतीक है। और यह जनता ने ठान लिया है। बुलडोजर बाबा नाम प्यार से दिया हुआ, श्रद्धा से दिया हुआ, न्याय के प्रति समर्पण के कारण जनता द्वारा दिया गया है, ना कि किसी राजनेता द्वारा दिया गया है। इसीलिए बुलडोजर का ड्राइवर जनता के हाथ में था, जनता के हाथ में रहेगा, और जनता आदरणीय योगी जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। भाजपा की सरकार रही। संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव जी स्मृति ईरानी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि सास बहू वाली तो हार गई। क्या ये महिला सम्मान है? क्या इस तरह से सम्मान से जो है वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए वो विशेष कोटा की मांग कर रहे हैं।
दरअसल उन्होंने अपनी औकात, अपनी विचार, अपने जो उनके आदतें हैं वो सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। वो नैकेट हो गए, वो नंगे हो गए। इस महिला आरक्षण के विधेयक में विरोध करके उन्होंने अपने आप को नंगा कर लिया, क्योंकि वह जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो बहुत सम्मानित हैं। सास बहू एक सिक्के के दो पहलू है। प्रत्येक सास कभी न कभी बहू रहती है और प्रत्येक बहू बाद में सास बनती है। तो सास बहू दो है ही नहीं अखिलेश जी, सास ही बहू है और बहू ही सास थी, बहू ही सास बनेगी। तो सास बहू हमारे यहाँ माता है, महिला है, वो दो नहीं है। प्रत्येक, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, ये सारे रिश्ते हमारे यहाँ महिला हैं, हमारे यहाँ स्त्री हैं, हमारे यहाँ देवी हैं। इसीलिए सबसे जरूरत, पहली आवश्यकता है कि अखिलेश यादव जी भारत की संस्कृति को समझें। जो इस्लामिक संस्कृति में ये सब खेतियां हैं, वो महिलाएं खेतियां हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए, पुरुषों की भूख शांत करने के लिए, पुरुषों की आवश्यकताएं के लिए बनाई गई वस्तु हैं, भोग वस्तु हैं। वह इस मानसिकता सिर्फ ये इस्लाम के अंदर है या यूरोपियन स्ट्रक्चर में है। भारत के अंदर जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो देवी हैं, वह मातृत्व का स्वरूप है। आप किसी भी पीछे देखेंगे, हर जगह देखेंगे तो कहीं ना कहीं से जो हमारे यहाँ मां स्वरूप में है। आपने देखा है कि किसी के भी दुर्गा, काली, लक्ष्मी सब मां हैं। तो हमारे यहाँ पे महिला माने मां होती है, भोग वस्तु नहीं होती है। अखिलेश जी, थोड़ा भारतीय संस्कृति को भी समझिए। अभी उन्हें बहुत टाइम लगेगा, अभी वो आज भी यूरोपियन कल्चर और इस्लामियत से बाहर नहीं निकले हैं। अभी जब निकलेंगे तब तो जानेंगे। और बची बात जो मुस्लिम महिलाओं की, तो वो आदमी इतना बड़ा बेईमान है कि जो आदमी मौलाना और मौलवियों के चक्कर में रहेगा वह मुस्लिम औरतों को कभी अधिकार देगा? अरे मुस्लिम औरतों को अगर अधिकार देने से तो इस्लाम अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी इस्लाम को ज्यादा समझ लिए हैं। उन लोगों के बीच में रहते रहते वो महिलाओं को कभी भी समानता का दर्जा देने का न उनका विचार है, न उनकी सामर्थ्य की बस की बात है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी ही करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बारे में आपने बता दिया, अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री थे, थोड़ा उनके कार्यकाल के बारे में बताइए। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी? क्योंकि बार बार योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कहते थे कि उत्तर प्रदेश की छवि बीमारू राज्य वाली थी। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जी की व्यक्तिगत तौर पे जो हैसियत थी, क्या पहले जो भी पत्रकार थोड़े से भी सीनियर हैं, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को याद होगा कि 12 से 15 यह जो 3 साल का कार्यकाल था, उसमें जो अखिलेश यादव जी की एक ही दिक्कत थी, वो हमेशा एक ही बात को परेशान रहते थे कि 3.5 मुख्यमंत्री, पूरी जनता कहते मुख्यमंत्री नंबर 1, तो जो 3.5 मुख्यमंत्री, 4.5 मुख्यमंत्री का एक कोटेड था, उसमें आधा मुख्यमंत्री कौन था मालूम है आपको? जी, वो अखिलेश यादव थे। यानी कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी में जो 4.5 मुख्यमंत्री थे, उन 4.5 में भी आधे थे। यानी कि उनका जो रेशियो आता है वह आता है कुल 9.1%, यानी कि वो 9% मुख्यमंत्री केवल थे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहते थे कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी को मंत्री बनाता हूं तो वहां से शिवपाल जी का फोन आ जाता है हटाने को, जब उनसे लेकर के बुलाता हूं राम गोपाल जी हटवा लेते हैं। वो मुख्य सचिव अपना 5 बार एक दिन में बदलने का रिकॉर्ड बनाया है, प्रमुख सचिव बदलने का रिकॉर्ड बनाया है। राम गोपाल जी कहते थे कि इसको बना दो, नेताजी कह देते थे इसको हटा दो, शिवपाल जी कहते थे उन दोनों को हटा के तीसरा कर दो। उन्हें लगता था मैं हूं क्या साइनिंग अथॉरिटी, उन्होंने कहा एक काम कर लो, फिर साइन ही आप ही लोग 4.5 जो मुख्यमंत्री हैं 4 मुख्यमंत्री कर लिया करो, मुझे क्यों बना रखा है। तो कहने का मोटिव यह है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की औकात लास्ट का 1 साल 6 महीना चला है, उसके बाद पारिवारिक विवाद होगा, लड़ते झगड़ते काम भी तो किया होगा ना कुछ उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने तो काम नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ अखिलेश यादव जी के साथ में जब उनके पूरे 5 साल के कार्यकाल में जो 3 साल का कार्यकाल तो 3-3.5 मुख्यमंत्रियों के साथ बीता, जिसमें कि कोई कार्य काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना बुरा कार्यकाल भारत के पूरे आजाद भारत का सबसे बुरा कार्यकाल जो है वो समाजवादी पार्टी के 12 से लेकर के स्पेशली 14.5 यानी कि 14 के जुलाई अगस्त का तो बहुत बुरा कार्यकाल था, जो लगभग 2.5 से 3 साल का था। बीच के 1 साल में थोड़े बहुत काम हुए जो, लेकिन उस काम के लिए योगदान अखिलेश यादव जी का नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी माने गुंडों की सरकार, अपराधियों की सरकार, उनका विकास से क्या लेना देना। उनका सारे काम अंतिम वर्ष में ही क्यों किए जा रहे हैं?
ये अंतिम वर्ष में किए नहीं जाते हैं, ये सिर्फ अखिलेश यादव के अलावा और सारी सरकारें शुरू से करती हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसके प्रमाण है। भाजपा सरकार पहले दिन से, चुनाव जीतने के दिन से क्रमिक कार्य करती रहती है। अखिलेश यादव के यहाँ शुरू के 3 साल में केवल लूट खसोट चुकी है। 5 साल तक सब बसपा की सरकार थी, ये लोग लूट खसोट कम कर पाए थे। उस लूट खसोट में 3.5 मुख्यमंत्री बन के रहे। उसके बाद में लास्ट के 1 साल में अखिलेश जी ने कुछ काम करने की कोशिश की, वो भी अखिलेश जी का नहीं, वह कुछ बहुत अच्छे प्रशासक थे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके चलते कुछ कार्य इनका दिख गया। जैसे कि हम लोग एक्सप्रेसवे और थोड़ी बहुत जो इकाना या 2-4 उदाहरण हम लोग मेट्रो कहीं थोड़े बहुत दिख जाते हैं, वह प्रशासनिक लेवल पे 1 से 1.5 साल, 18 से 16 महीने का, ये लोग 20 महीना कहते हैं कि 20 महीने की हमारी असली सरकार रही है, लेकिन असल में असली सरकार इनकी 12-14 महीने की रही है। उसमें थोड़े बहुत कार्य हुए जिसका उत्तरदायी अच्छा प्रशासक हैं अखिलेश यादव जी। वह भी नहीं, क्योंकि या तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे, आधे मुख्यमंत्री थे, और या तो ये उन 4 लोगों से लड़ते हुए इनका टाइम बीत गया। यानी कि 12 से 17 के बीच में कोई भी कार्य नहीं हुआ था प्रशासन, यानी कि राज्य सरकार के स्तर पे जो थोड़े बहुत हुए प्रशासनिक हुए थे। जी 22 के बाद 27 में फिर से विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस बार बुलडोजर का ड्राइवर कौन बनेगा। खैर 2027 विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे कि बुलडोजर का ड्राइवर कौन बनेगा। देखना है कि जनता किसको इस बार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री चुनती है। आगे की तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर टीवी, लखनऊ।